1, 2, 3, come on! Come on, come on. तो कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एरिया रिलेटेड सर्कल। ये वीडियो हिंदी मीडियम वालों के लिए जो क्लास 10 में है और जो क्लास 10 में है और बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, कि सोच रहे कि अगला साल हमारा एग्जाम होगा तो कैसे देंगे एग्जाम, घर बैठे बैठे हमारा तो पढ़ाई हो नहीं रहा है। अगर आप लोग को एग्जाम का तैयारी करना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, है ना। आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अगर आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतना मस्त से मस्त वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे, तो भी मैथ से रिलेटेड। गौर करिएगा, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अगर इसका क्षेत्रफल या कुछ और बातें जानना है तो पहले हम लोग को समझना पड़ेगा वृत्त क्या होता है। वृत्त मतलब सर्कल क्या होता है। तो सर्कल को समझने के लिए चलिए चलते हैं हम लोग और सर्कल को समझते हैं। सर्कल होता है क्या। तो सर्कल गौर करिएगा, मान लीजिए एक सर्कल है, तो सर्कल का एक सेंटर होता है, बीच वाला बिंदु, जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु हो गया केंद्र बिंदु, इसको हम लोग O मान लिया। अब गौर करिएगा, सर्कल का एक बिंदु से दूसरे बिंदु, मतलब एक बाउंड्री से दूसरे बाउंड्री जो रेखा खींची जाती है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो रेखा खींची जाती है उसे बोलते हैं हम लोग जीवा, और इंग्लिश में बोलते हैं कोण। क्लियर है। सर्कल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो रेखा खींची जाती है उसे क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। हो गया। अब गौर करिएगा, इसमें इस सर्कल में हम लोग या इस वृत्त में हम लोग कितना जीवा खींच सकते हैं। कितना खींच सकते हैं, बहुत सारा खींच सकते हैं, अनंत। कितना, अनंत जीवा को खींच सकते हैं। ठीक है। कितना जीवा बनेगा, बहुत सारा बनेगा, जितना हम गिन नहीं सकते हैं। ये जीवा तो बहुत सारा बनेगा ना, तो बोलेंगे हम लोग सर्कल में कितना जीवा बना सकते हैं हम लोग, बहुत सारा, अनंत, इन्फिनिटी, है ना। अब गौर करिएगा, जीवा के बारे में जान के, जीवा क्या होता है, सर्कल के एक बिंदु से लेकर के दूसरे बिंदु तक जो रेखा खींची जाती है उसे बोलते हैं हम लोग जीवा। क्या बोलते हैं, जीवा। तो सर्कल का जीवा हो गया हमारा समझ। उसके बाद आगे हम लोग कुछ करना है तो एक बात याद रखिएगा कि अब हम लोग को समझना है, जीवा को समझ गए, केंद्र बिंदु समझ गए, अब सर्कल का आगे बात करते हैं। ये एक सर्कल है, केंद्र बिंदु, और ये हो गया मेरा जीवा हो गया। क्लियर है। अब बोला जाता है कि वैसा जीवा जो केंद्र बिंदु से पास करता है, वैसा जीवा जो केंद्र बिंदु से होकर के गुजरता है, वैसा जीवा जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरता है या पास करता है, तो वो क्या होता है, तो वह वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होता है। वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा जीवा होता है। और वृत्त का सबसे बड़ा जीवा को ही बोलते हैं हम लोग व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। वृत्त का सबसे बड़ा जीवा, वृत्त का सबसे बड़ा जीवा को क्या बोलते हैं, तो व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। व्यास को इंग्लिश में जानते हैं क्या बोलते हैं, व्यास को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो मतलब ये वाला लाइन को क्या बोल सकते हैं हम लोग, डायमीटर। और डायमीटर को हम लोग डी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, डी से दर्शाते हैं। जो वृत्त का सबसे बड़ा जीवा को क्या बोलेंगे हम लोग, व्यास बोलेंगे। व्यास को इंग्लिश में
डायमीटर बोलते हैं, और डायमीटर को डी से दर्शाते हैं, व्यास को डी से दर्शाते हैं। आगे समझिएगा, ठीक है। सर्कल का ये बात हो गया। अब गौर करना है आप लोग को कि इसको मिलाते हैं कैसा, यहां पर ये क्या हो गया, मेरा व्यास हो गया, यहां से यहां तक व्यास मतलब डी हो गया। अब बोला जाता है कि ठीक है, अब व्यास को बराबर भागों में, बराबर 2 भागों में बांटेंगे, बराबर 2 भागों में बांटेंगे। तो बांटते हैं ना, तो केंद्र यहां से यहां तक और यहां से यहां तक बढ़ जाता है। मतलब बोला जाता है कि व्यास को जब 2 बराबर भागों में हम लोग बांटेंगे, तो एक भाग यहां बचा, देखिए गौर से, ये तो समझ लीजिए, मान लीजिए ये व्यास था, व्यास था जो केंद्र से पास हो रहा है, केंद्र को जब 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो एक भाग यहाँ हो जाएगा और एक भाग यहाँ हो जाएगा। तो एकक जो भाग यहाँ वाला भाग को भी त्रिज्या बोलेंगे और यहाँ वाला भाग को भी क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। त्रिज्या का ये डिफाइन होगा कि जब केंद्र बिंदु से एक रेखा खींची जाती है किसी एक और बिंदु तक, वृत्त की और एक बिंदु तक, तो वो जो बनता है हमारा रेखा, उस रेखा को बोलेंगे हम लोग त्रिज्या। क्या बोलेंगे, त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है, व्यास को 2 बराबर भागों में बांटते हैं तो त्रिज्या कहलाती है ना। क्लियर हो गया। अब गौर करना है आप लोगों को कि जो हम लिख सकते हैं हम लोग व्यास बराबर त्रिज्या प्लस त्रिज्या। ये व्यास, ये त्रिज्या प्लस ये त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये व्यास बन जाएगा ना। तो बोल सकते हैं व्यास बराबर क्या बोल सकते हैं, 2 त्रिज्या, 2 त्रिज्या। और त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस। रेडियस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, त्रिज्या को आर से डिनोट करते, जिस तरह हम लोग डायमीटर को डी से डिनोट करते थे, उसी तरह त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। आगे समझिएगा आप लोग, ठीक है। यहां तक समझ आया हम लोग को। व्यास को क्या बोल सकते हैं हम लोग, डी, 2 गुना त्रिज्या को आर, तो डी बराबर क्या बन गया हमारा, 2r बन गया। ये एक फॉर्मूला हो गया हमारा। क्लियर है। इसी तरह हम लोग r बराबर क्या निकाल सकते हैं, d/2, d/2। क्लियर है, इतना हम लोग को समझ आ गया। d/2 क्या होता है, d/2 मतलब कि व्यास बटा 2। ये 2 फॉर्मूला हो गया मेरा। d बराबर व्यास होता है, व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या, और त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटा 2। समझ आ गया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या, बहुत कुछ है आगे। अभी सर्कल का बहुत कुछ बचा हुआ हमारा है ना। तो सर्कल का क्षेत्रफल के बारे में जानना है हमको, सर्कल का परिधि के बारे में जानना है। अब बहुत सारा बच्चा होता है जिसको क्षेत्रफल और परिधि में डिफरेंस नहीं पता चलता है, और क्वेश्चन में कहाँ πr² लगाना है, कहाँ 2πr लगाना है, कुछ पता नहीं चलता है और चल जाता है, और क्वेश्चन का गलत करके आ जाता है। बस बोलता है वृत्त का सब फॉर्मूला याद है, याद करने से कुछ नहीं फायदा। चलिए सर्कल को यहाँ पर हम लोग 2πr कैसे है इसको ही प्रूव भी करेंगे हम लोग, और πr² कैसे भी आए इसको ही प्रूव करेंगे हम लोग, है ना। गौर करिएगा। इतना आप लोग समझ गए हैं, तो आगे चलते हैं हम लोग। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, सिंपल सा। क्या रिवाइज करते हैं हम लोग, पहला ही बात करते हैं। सर्कल का, वृत्त का एक केंद्र बिंदु होता है, ठीक है। वृत्त के एक बाउंड्री से, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो रेखा बनती थी, इसको क्या बोलते थे, जीवा बोलते थे। और वैसा जीवा जो केंद्र से होकर के पास करता था, उसे क्या बोलते थे हम लोग, सबसे बड़ा जीवा। और सबसे बड़ा जीवा क्या होता था, व्यास। क्या होता था, व्यास होता था। ये हो गया, व्यास समझ गया। अब व्यास को जब 2 बराबर भागों में बांटते थे तो क्या निकलता हमारा क्या निकलता था, त्रिज्या निकलता था। और त्रिज्या क्या बोल सकते थे, केंद्र बिंदु से किसी वृत्त के एक बिंदु तक जो रेखा बनती है उसे क्या बोलते हैं, त्रिज्या बनती है। उसी से हमारा सब फॉर्मूला निकलता है, d बराबर 2r और r इज इक्वल टू d/2। क्लियर है, इतना समझ आ गया। अब आगे चलते हैं लोग। परिधि क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। परिधि क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है, समझना है। मजेदार है, ज्यादा हार्ड नहीं है। परिधि और ये क्षेत्रफल, क्षेत्रफल
मतलब कि वो कितना क्षेत्र होगा, और क्षेत्र का फल उसके पास कितना मिलता है फल। मान लीजिए वृत्त है मेरा ये वाला, तो इस वृत्त ने कितना क्षेत्र है इसके पास, इतना क्षेत्र है, इतना ही क्षेत्र उसके पास है ना वृत्त के पास, तो इतना क्षेत्र है और यही तो उसका फल है, क्योंकि इतना क्षेत्र है इसके पास, वही तो इसका फल है क्योंकि इतना क्षेत्र है इसके पास, है ना। तो ये जो क्षेत्र कहलाएगा, यही क्षेत्र कहलाएगा इसका क्षेत्रफल। क्लियर है। ये क्या कहलाएगा, पूरा इतना भाग जो घेरा हुआ है वो क्या कहलाएगा, मेरा क्षेत्रफल। जैसे एग्जांपल में रमेश ने एक जमीन खरीदा और जमीन उसका कैसा था, सर्कल जैसा, मतलब पूरा बाउंड्री बना तो सर्कल जैसा ऐसा करके, है ना। तो ये रमेश का जमीन कहाँ तक है, ये वाला है पूरा, ऐसे अंदर वाला भाग है, तो ये अंदर वाला ही भाग ही कहलाएगा क्षेत्रफल। क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। क्लियर है। क्षेत्रफल हम लोग समझ गए। अब हम लोग चलना है परिधि क्या होता है। रमेश ने तो जमीन खरीद लिया, तो जमीन उसका जमीन कहाँ तक है तो उसको देखना ही पड़ेगा ना। तो रमेश ने क्या किया, बोला कि ठीक है, ये जो सर्कल वाला है, ये जो गोल दिख रहा है आपको ना, इस गोल में आपको क्या करना पड़ेगा, एक बाउंड्री लगाते जाइए। बाउंड्री लगा दी ताकि सबको पता चल जाए कि ये रमेश का जमीन है और गोल सा है जमीन, है ना। तो रमेश ने क्या किया, एक बाउंड्री लगाया, ऐसे करके पूरा बाउंड्री यहाँ पर लगा दिया, दीवार लगा दिया, दीवार को घेर दिया। घेरने के बाद अब बोला कि दीवार की लंबाई क्या है, दीवार की लंबाई क्या है, दीवार की लंबाई नापना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक धागा ले लिया हम लोग यहाँ से ऐसे करके और इसको लगाते गए और इसको नापते गए। धागा को ऐसे करके बाउंड्री में फिक्स कर दिया। करने के बाद जब धागा को फिर ऐसे करके खोले, ऐसे करके, और उसके बाद जब इसको मापे तो पता चला ये इतना मीटर कुछ भी आया होगा, तो वही कहलाएगा परिधि। क्या कहलाएगा, परिधि। परिधि को हम लोग परिमाप भी बोलते हैं। परिमाप मतलब कि और आकृति होता है, जैसे एग्जांपल में आयत का परिमाप मतलब कि बाउंड्री की लंबाई होता था ना, उसी तरह वृत्त की बाउंड्री की लंबाई को ही बोलेंगे हम लोग परिधि। वृत्त की बाउंड्री की लंबाई को ही क्या बोलेंगे हम लोग, परिधि। क्या बोलेंगे, परिधि। सिंपल बात। परिधि मतलब सिंपल याद रखिएगा, ये बाउंड्री जो है ना, ये बाउंड्री की बस लंबाई को ही बोलेंगे। ये बाउंड्री कितना घेरा हुआ है, उसकी लंबाई कितना है, बाउंड्री की लंबाई कितना है, वही बाउंड्री की लंबाई को ही बोलेंगे कितना, हम क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे। सिंपल है। बाउंड्री की लंबाई को परिधि बोलेंगे। और क्षेत्रफल, वृत्त के अंदर जितना भाग है, जितना वो भाग घेर रहा है वृत्त ने कितना भाग घेरा है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल। सिंपल याद रखिएगा। वृत्त की परिधि क्या होता है, बाउंड्री की लंबाई, और वृत्त का क्षेत्रफल मतलब कि अंदर वाला क्षेत्र कितना क्षेत्र वो घेरा है उसे बोलेंगे हम लोग क्षेत्रफल। और परिधि मतलब वृत्त ने जो बाउंड्री बनाया है और उस बाउंड्री की लंबाई को ही बोलेंगे हम लोग परिधि। हो गया। अब आगे चलते हैं। हम लोग क्लास 7 से लेकर के अब हम लोग आ गए हैं क्लास 10 में आ गए, और आप लोगों ने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा। फॉर्मूला क्या पढ़ा होगा, वृत्त की परिधि टू पाई आर। क्या 2 पाई आर पढ़ा हो, कम पढ़ा है। अब बोलिए नहीं पढ़े, पढ़े है ना, सुना तो है कम से कम। और उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग तो पढ़े हैं। अब ये हम पूछते हैं आप लोग से, तो इसको पढ़े हैं आप जब, वृत्त की परिधि 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर पढ़े हैं, तो ये बात बताइए, इसको आपको प्रूव करना है, ये कैसे आया ये फॉर्मूला 2 पाई आर पाई आर स्क्वायर। अब बोलेंगे सर उतना टाइम नहीं है क्लास 10 में, हम लोग को बस क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन बना के रेडी है, समझ गए, बस वही काफी है। तो इतना समझने से फायदा नहीं। अब जब तक आप वो फॉर्मूला को नहीं प्रूव कर सकते हैं तो समझिए मैथ आपके लिए नहीं है उतना, बस जानने के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए नहीं है। मैथ में हायर नॉलेज चाहिए आपको, तो आपको फॉर्मूला प्रूव करना भी आना चाहिए, है ना। आप लोग समझिए फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं तो समझ लीजिए कि मैथ में हर क्वेश्चन को आप डील करने में सक्षम है, कर सकते हैं, है ना। बस आपको उम्मीद और भरोसा रखना पड़ेगा खुद पर, समझे। वृत्त की परिधि क्या है, 2 पाई आर, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो पहले बात करते हैं वृत्त की परिधि 2 पाई आर कैसे आया, उसके बाद बात करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर कैसे आया। क्लियर है।
आप लोग को जो पढ़ाएंगे हम, आप लोग को पढ़ाएंगे जो हम, वो सारा चीज प्रूफ के साथ देंगे। क्योंकि मैथ में जितना भी फॉर्मूला है सारा प्रूविंग हुआ है, सारा प्रूफ कर दिया गया है पहले से। अगर जो फॉर्मूला को प्रूव नहीं हुआ है मतलब समझिए वो मैथ में नहीं है ना, गौर करिएगा, है ना। समझिएगा, वृत्त की परिधि ऊपर वाले मिलाते हैं, उसके बाद जानेंगे। पहले वृत्त की परिधि के बारे में जानते हैं। वृत्त की परिधि, परिधि तो जानते हैं, और वृत्त की बाउंड्री की लंबाई। वृत्त की परिधि और बाउंड्री की लंबाई, है ना, ऐसे आए। बात कुछ ऐसा है कि मेरे पास 3 वृत्त है ना, आप कितने वृत्त बना सकते हैं। एक केंद्र बिंदु है, और इस केंद्र बिंदु से लेकर इस बाउंड्री तक ये रेखा छू गई। छूने के बाद इसे क्या बोल सकते हैं, इसका त्रिज्या। इसका त्रिज्या मान लेते हैं r1, ठीक है। फिर r एक केंद्र बिंदु है और इसको बाउंड्री तक छू गए, क्या हो जाएगा, त्रिज्या r2। उसी तरह ये भी क्या हो जाएगा, r3। तीनों में कुछ सब कुछ वृत्त, एक छोटा है, फिर उससे एक बड़ा है, उससे और एक बड़ा है। क्या हुआ कि बोला गया कि इस त्रिज्या वृत्त का जो परिधि है, मतलब क्या किए, एक धागा लिए हम लोग, एक धागा ले लिए। धागा लेने के बाद वृत्त को माप रहे हैं, ऐसे करके पूरा ऐसे बैठाएं इसको, और इसकी लंबाई को मापे, मतलब परिधि को मापे। मापने के बाद कुछ निकला होगा वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि मापने के बाद कुछ निकला होगा, ठीक है। इसका परिधि मान लीजिए x निकला। क्या निकला, x निकला, ठीक है। उसी तरह फिर एक धागा लिए, इसकी परिधि को मापे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके पूरा परिधि को माप लिया। मापने के बाद इसका परिधि कितना निकला मेरा, मान लीजिए y निकला, क्लियर है। उसी तरह फिर एक धागा ले लिए। धागा लेने के बाद फिर इसको हम लोग मापने लगे, मापते 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 पूरा यहां तक मापे। तो इसका परिधि कितना निकला, इसकी परिधि निकली हमारा z। क्या निकली, z। निकलने के बाद हो गया इतना। अब क्या किए, ये इस त्रिज्या का, इसका जो हमारा इस वृत्त का जो व्यास है, इस वृत्त का जो व्यास है, इसको इसका बटा निकाल दो। इसका व्यास क्या है मेरा, इसका व्यास मान लीजिए a होगा, इसका व्यास a है, और इसका भी व्यास मान लीजिए b है, और इसका व्यास क्या किया हम लोग, c दे दिए, क्लियर है। अब दोनों को मापे, मतलब क्या किए, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बटा वृत्त का व्यास कर दिया। क्या कर दिया, वृत्त का व्यास कर दिया। करने के बाद वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास कर दी। करने पर हमको एक नंबर मिला, वृत्त की परिधि बटा वृत्त का व्यास करने पर हमको एक चीज मिला, एक वैल्यू मिला, जिसको बोले पाई। मतलब हर वृत्त में एक ना एक चीज कांस्टेंट मिल रहा था। क्या मिल रहा था, जब भी वृत्त का परिधि को उसके व्यास से हम लोग विभाजित करते थे तो हमको एक वैल्यू जो मिलता था, अगला वृत्त कितना भी बड़ा क्यों ना वृत्त रहे और उसका व्यास से भाग देने पर उस नहीं बराबर रहता था। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि हम लोग को प्रूव करना है वृत्त की परिधि कैसे होता है, कैसे निकलता है ना। गौर करिएगा, वृत्त की परिधि। चलिए, ये वृत्त है, मान लीजिए इस वृत्त की त्रिज्या r1 है, हो गया, और इस वृत्त का व्यास d1 है ना। और एक वृत्त है मेरा, उसी तरह ये इसका केंद्र है, और यहां से यहां तक इसका r2 हो जाएगा मेरा त्रिज्या, और इसका ये हो जाएगा पूरा मेरा d2 इसका व्यास हो जाएगा, क्लियर है। और एक वृत्त भी है, क्लियर है, और इस वृत्त का
त्रिज्या r3 और इस वृत्त का पूरा व्यास क्या हो सकता है, d3 हो सकता है। क्लियर है? इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक धागा लेते हैं। एक धागा लिए, अब धागा लेने के बाद इस वृत्त का बाउंड्री को माप रहे हैं, मतलब परिधि की बात कर रहे हैं ना, तो परिधि क्या होता था, बाउंड्री की लंबाई होता था, याद आया ना। बाउंड्री की लंबाई को मापे हम लोग, क्या किए, मापे। इस बाउंड्री की मापे तो परिधि का कितना निकला, परिधि मान लीजिए इसका निकला x निकला। उसी तरह धागा लिए, इस बाउंड्री को पूरा मापे ऐसे करके। मापने के बाद इसकी परिधि कितना निकला हमारा, y निकला। क्लियर है? उसी तरह इसकी बाउंड्री को मापे तो इस बाउंड्री को क्या निकला, ये बाउंड्री, इसकी परिधि निकला हमारा z निकला। क्लियर है? जब हम इस वृत्त की परिधि को और इस वृत्त का व्यास को यहां पर हम लोग लिखे इस तरह, इसका बड़ा कर दिया, वृत्त की परिधि बटा वृत्त का व्यास किए, तो यहाँ x तो मेरा परिधि हो गया और व्यास क्या हो जाएगा, व्यास इक्वल टू लिख सकते हैं d1 इज इक्वल टू 2r1 लिख सकते हैं। तो यहां लिख दिए 2r1 लिख दिए, और उसके बाद इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग, y बाय व्यास बराबर क्या, y बटा 2r2 लिख सकते हैं। और यहां पर उसी तरह लिख सकते हैं हम लोग z बटा d3 इज इक्वल टू z बटा 2r3 लिख सकते हैं, लिख दिए 2r3। ये x क्या है, परिधि है, और ये क्या है, मेरा व्यास है। ये x मेरा परिधि और ये क्या है, मेरा ये x क्या है, मेरा वृत्त की परिधि है, और ये व्यास मेरा क्या हो गया, 2r1 हो गया। क्लियर है? उसी तरह हम लोग बोल सकते हैं बाबू कि जब भी हम लोग x बटा व्यास किए, मतलब परिधि बटा व्यास किए, तो हमारा एक वैल्यू निकला। क्या निकला, जब भी कोई भी वृत्त में हम लोग ऐसा कार्य कर रहे थे कि वृत्त की परिधि को और वृत्त का व्यास को जब विभाजित करते थे तो हमारा एक नंबर कांस्टेंट निकलता था, मतलब स्थिरांक निकलता था, कभी चेंज नहीं होता, तो वही नंबर निकलते आ रहा। कोई ऐसा वृत्त क्यों ना हो, बड़ा रहे छोटा रहे, कितना भी छोटा क्यों ना रहे, पॉइंट साइज क्यों ना रहे, लेकिन तब भी उसको क्या निकलता था, उस वृत्त की परिधि और उस वृत्त का व्यास को जब भाग देते थे तो हमारा एक वैल्यू कांस्टेंट निकलता था, और उस कांस्टेंट को नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, यहाँ पर भी पाई नाम दिया गया, और यहाँ पर भी पाई नाम दिया गया, और यहाँ पर भी क्या नाम दिया गया, पाई नाम दिया गया। क्लियर है? क्या नाम दिया गया, पाई। कि जो भी वृत्त में जहाँ निकल रहा है हमारा एक कांस्टेंट निकल रहा है, कब, जब भी वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास को भाग दे रहे तो एक हमारा नंबर जो निकल रहा है कांस्टेंट निकल रहा है, और उस कांस्टेंट को क्या नाम दे दिया गया, यहाँ पर हमेशा हम लोग कांस्टेंट को के से दर्शाते हैं, लेकिन यहाँ पर नाम दिया गया है, पाई दे दिया गया था, है ना। क्लियर है? पाई दिया गया, यहाँ पर भी पाई दिया गया, और इसको क्या हम लोग जानते हैं, पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 होता है, 3.14 इसी तरह कुछ होता है ना। आगे निकला गया, तो हम लोग देखें कि वृत्त की परिधि बटा वृत्त का व्यास बराबर क्या निकल रहा है, पाई निकल रहा है। वृत्त की परिधि बटा वृत्त का व्यास बराबर क्या निकल रहा है, पाई निकल रहा है। कोई भी वृत्त में हम लोग चेक कर सकते हैं, घर में जाके चेक करिएगा। मम्मी का चूड़ी लीजिएगा एक तो, लेने के बाद मम्मी का चूड़ी क्या करेगा, उसको धागा से मापिएगा ऐसे करके, मापने के बाद और उसका व्यास को मापिएगा, मापने के बाद उसको भागा दीजिएगा, तो भागा देने के बाद आपको निकलेगा कितना, 3.14 कुछ समथिंग निकलते जाएगा, है ना, निकलते जाएगा। तो कैसा भी चूड़ी क्यों ना रहे, छोटा रहे या बड़ा रहे या बहुत बड़ा रहे, है ना, वृत्त अगर है वो है तो उसका जब भी हम लोग वृत्त की परिधि और बटा वृत्त का व्यास करेंगे तो एक कांस्टेंट नंबर निकलेगा, उसे क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। क्लियर है? तो पाई हो रहा था, तो ठीक है, तो जब पाई हो रहा था तो हम लोग बोल सकते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर क्या बोल सकते हैं, पाई गुना वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, और वृत्त की परिधि बराबर तब क्या निकल जाएगा मेरा, पाई गुना 2r। क्लियर है? तो क्या निकलेगा मेरा, पाई गुना 2r, तो क्या हो जाएगा, 2πr। यही पढ़ते हैं हम लोग ना, वृत्त की परिधि बराबर कैसे निकला हमारा, सिंपल है, हाँ सिंपल है। अब इसी तरह हम लोग चलेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r², वो कैसे निकला है ना। चलिए गौर करिएगा,
वृत्त का परिधि क्या किया हम लोग कोई भी वृत्त क्यों ना ले रहे थे, तो सारा वृत्त में क्या रहता है, वृत्त की परिधि बटा वृत्त का व्यास करते थे, एक हमारा नंबर आता था, कांस्टेंट आता था। अरे तो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट आ रहा, तो उस कांस्टेंट को मान लिया गया, पाई मान लिया गया। तो क्या किया गया, वृत्त की परिधि और इस वृत्त का व्यास को उधर भेज दिया गया। तो वृत्त का व्यास क्या होता है मेरा, 2r होता है, 2r इंटू पाई क्या हो जाएगा, 2πr। वृत्त की परिधि निकल गया मेरा। अब आगे हम लोग को देखना है वृत्त का व्यास, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल, गौर करिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। ठीक है, तो हम लोग पाई आर स्क्वायर निकालते हैं, कैसे निकलता है और देखते हैं। और करिएगा, वृत्त है, वृत्त का केंद्र हो गया। अब चलिए वृत्त को एक बात बताएं, वृत्त का जो व्यास है, वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। क्या बांटता है, मतलब कि ये पूरा जो वृत्त का परिधि कितना होता है, 2πr होता है, तो ये वाला भाग πr बन जाता है और ये वाला भाग भी क्या बन जाता है, πr बन जाता है। ये क्यों बराबर भागों में बांटना है, तो बांट देंगे, क्या बचेगा मेरा, πr बचेगा ना। तो ये भाग भी πr, ये भी πr, तो πr प्लस πr क्या हो जाएगा, 2πr। क्लियर है, होता है। उसी तरह समझिएगा, वृत्त का जो व्यास रहता है, वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। क्लियर है, तो वृत्त में यहाँ पर कितना व्यास बना सकते हैं, बहुत सारा व्यास बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बहुत सारा व्यास। तो देखिए, बहुत सारा व्यास बन गया, बहुत सारा व्यास बन गया है ना। तो इतना व्यास बना देते हैं हम लोग। व्यास बनाने के बाद वृत्त का आधा भाग को इधर लेते हैं हम लोग, ये आधा भाग को उठा के इधर लेते हैं और ये वाला आधा भाग को उसके नीचे रखते हैं, ऐसे करके। यही बटा है, बांटा हुआ है, और ये से टूटा हुआ है बार बार, ऐसे। क्लियर है, और भी ऐसे करके बटा हुआ है, आधा भाग इस तरह, ये भी नीचे वाला भाग इस तरह। क्लियर है, करने के बाद इसका भाग को, हर भाग को ले लेंगे, और भाग को लेने के बाद क्या करते हैं हम लोग, इसको इस तरह से लगाना है, ऐसा होता जाएगा। मतलब ऐसे हो जाएगा, ऊपर वाला भाग है ये वाला, मान लीजिए इतना बना, नीचे वाला भाग को भी सजाएंगे, ऐसे हो जाएगा। इसी तरह हो जाएगा। जब ऊपर वाला भाग को ऐसे रख देंगे और नीचे वाला भाग को भी ऐसे रख देंगे, तो ये एक आयत बना देगा। क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। एक आयत की तरह पूरा बन जाएगा। जब आप उसको पूरा छोटा छोटा टुकड़ों में कर देंगे, पूरा छोटा छोटा टुकड़ा, मतलब कि पतला से पतला, एकदम पतला से पतला, तब का बात हो रहा है ना, तब का बात है। पूरा पतला से पतला से पतला से पतला भाग, जैसे मतलब वृत्त है, समझे। पतला से पतला भाग को उठा करके हम लोग ऐसे रखेंगे ना, तब एक आयत बन जाएगा। ऊपर वाला ये पाई आर है और नीचे वाला भी क्या है, पाई आर है। तो ये वाला हम लोग इतना पूरा भाग को क्या बोल सकते हैं, पाई आर बोल सकते हैं, परिधि है ना। उसी तरह ये ऊपर वाला भाग को क्या बोल सकते हैं हम लोग, पाई आर हो गया। क्लियर है, और नीचे वाला को भाग को क्या बोल देंगे हम लोग, पाई आर बोल देंगे। क्लियर है, और यहां से लेकर के यहां तक क्या होता था मेरा,
रेडियस होता था ना, मतलब त्रिज्या होता था ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये मेरा त्रिज्या है और ये भी मेरा क्या है, त्रिज्या। क्लियर है। तो हम लोग को पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। क्लियर है। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, यहां से 10 से मिटाते हैं हम लोग और लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है इसका, लंबाई कितना है, लंबाई मेरा पाई आर है ना, और चौड़ाई कितना है, आर है। लंबाई पाई आर, क्योंकि ऊपर वाला क्या पाई है और नीचे वाला कितना है, आर है। तो पाई आर गुने आर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और आयत का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि इसी का क्षेत्र है ना। क्लियर है। वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया, क्या निकल गया हमारा, पाई आर स्क्वायर निकल गया। निकल जाने के बाद हम लोग आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चन की ओर, और कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं, है ना। जैसे दिया हुआ है सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त की परिधि तथा वृत्त का क्षेत्रफल निकालें। वृत्त का क्षेत्रफल निकालें। छोटा सा क्वेश्चन है, एकदम छोटा क्वेश्चन है, छोटा लेवल का क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा हम लोग आगे जाना है ना। क्लियर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने बोल दिया, वृत्त की परिधि निकालने बोल दिया। त्रिज्या कितना दिया हुआ है, यहां पर हमारा हल करेंगे, क्या दिया हुआ है मेरा, क्या दिया हुआ है, क्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। त्रिज्या दिया हुआ था ना, r बराबर 7 सेंटीमीटर दे दिया है, और निकालना है क्या है, वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल। देखो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई r होता है। ठीक है। एक बात होता है, वृत्त का परिधि 2 पाई r होता है, और जो पाई का जो वैल्यू होता है, अगर क्वेश्चन में आपको लिख दिया पाई इक्वल टू 3.14 ले, तब पाई का वैल्यू 3.14 लेना पड़ेगा, है ना। अगर क्वेश्चन में नहीं बताया कि पाई का वैल्यू आपको लेना है, तो याद रखिएगा पाई का वैल्यू आपको नहीं लेना है ना। कोई भी हालत में, मतलब पाई का कौन सा वैल्यू 3.14 नहीं लेना। पाई का वैल्यू अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि आपको पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है देने के लिए, तो याद रखना पाई का वैल्यू आप 22/7 लेंगे। क्या लेंगे, 22/7 लेना। क्लियर है। तो यहां पर क्या करते हैं हम लोग, तो पाई का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, 22/7 लेंगे। याद रखिएगा 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 7 करिए कितना निकला, 44 सेंटीमीटर। परिधि का जो याद रहेगा मात्रक रहेगा, उसका मात्रक का जो घात रहेगा 1 रहेगा। क्या रहेगा, 1। और क्षेत्रफल का जो घात रहेगा उसका घात 2 रहेगा। याद रखिए उसका घात कितना रहेगा, 2 रहेगा। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकालने बोला गया था ना आपको, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है। क्या हो जाएगा, 22/7 और आर का वैल्यू कितना है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 22/7 गुने 7 गुने 7, 7 कट गया, 7 गुने 14 को बचा, 7 14 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। सिंपल सा वृत्त की परिधि भी निकल गया, वृत्त का क्षेत्रफल भी निकल गया। अब इससे हल्का सा उल्टा क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, इससे एक उल्टा क्वेश्चन चलते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी का क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, है ना। एनसीईआरटी का 12.1 का पहला क्वेश्चन चलेंगे और समझेंगे कैसे बनेगा, है ना। सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर पाई का वैल्यू नहीं दिया होगा, याद रखिएगा, तो पाई का वैल्यू आपको 22/7 लेना है। अगर पाई का वैल्यू अगर दे दिया है 3.14, तो 13 बोला है कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले वृत्त के क्षेत्रफल में क्वेश्चन सॉरी इस तरह, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त का
त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। सिंपल है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है हमारा, दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, क्लियर है। और वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है हमारा जानते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है। और पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना दे दिया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 154 हो गया। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 154 गुना 7/22 हो गया, क्लियर है। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकल गया मेरा, 49 निकल गया। क्या निकला, 49 निकला। आर स्क्वायर इक्वल टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको तो त्रिज्या चाहिए ना, आर का वैल्यू चाहिए, तो आर का वैल्यू कैसे निकलेगा हमारा, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 7 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद, है ना। तो आर इक्वल टू कितना निकला, 7 सेंटीमीटर निकला। अब चलिए हम लोग चलते हैं, एक क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन। चलिए अब देख सकते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, क्या क्या है, 19 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर है। आप देख सकते हैं स्क्रीन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि उन दो वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है। समझे, मतलब बोला जा रहा दो ठो वृत्त है मेरा और दोनों वृत्त का परिधि निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, परिधि निकाल लेंगे। परिधि निकालने के बाद हम लोग उन दोनों परिधि को जोड़ देंगे और जो परिधि हमारा जो निकलेगा दोनों वृत्त का, वो एक नया जो त्रिभुज होगा बड़ा सा, वो त्रिभुज के परिधि के बराबर होगा और उस त्रिभुज का त्रिज्या निकालना है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन को फील करिए, बहुत अच्छा से बनेगा, मजा आएगा क्वेश्चन को बनाने में। क्वेश्चन को बस फील करिए, है ना। चलिए देखिए कैसे बनता है। दिया हुआ है, मान लीजिए जो बड़ा सा त्रिभुज, बड़ा सा जो वृत्त बनेगा उसको एक नया उसका नाम देते हैं, कुछ नाम देते हैं हम लोग, बोलते हैं बड़ा त्रिभुज, बड़ा वृत्त या बड़ा सा बड़ा वाला वृत्त, है ना। लिखते हैं हम लोग, दिया हुआ है हमारा दो वृत्त की परिधि का योग बराबर क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या, बड़ा त्रिभुज, सॉरी बड़ा वृत्त, त्रिभुज बात में बोल रहे हैं, सॉरी, बड़ा वृत्त की परिधि। सिंपल है, दिया हुआ है। दो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, तो पहला वृत्त की परिधि मान लेते हैं 2πr1 है और दूसरा वृत्त की परिधि मान लेंगे प्लस 2πr2। योग मतलब क्या होता है, योग मतलब जोड़ना होता है ना, बराबर इस वृत्त की परिधि मान लेते हैं 2πr मान लेते हैं। यहाँ r1 यहाँ r2, वहां पर सिर्फ r लिया, याद रखिए अगले की सेम है, ठीक है। यहाँ पर 2πr कॉमन हो जाएगा, ठीक है, 2π कॉमन r1 प्लस r2 हो जाएगा, बराबर क्या 2πr हो गया। अब देखिए पाई आर यहाँ पर भी है, पाई आर यहाँ पर भी है, कट गया, दोनों मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पर क्या बचेगा, r1 प्लस r2 बराबर r हो गया। अब गौर करिएगा ये r1 का वैल्यू कितना, r1 इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर, r2 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो r1 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, 19 प्लस 9 इज इक्वल टू r, तो क्या निकला, r इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। सिंपल था, एकदम सिंपल है, बस क्वेश्चन को आपको फिल करना है। अगर आप फिल कर लिए अच्छा से तो बन जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा अगला क्वेश्चन का आंसर के साथ क्वेश्चन को फिल करेंगे हम लोग, मजा लेंगे क्वेश्चन का। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते रहेंगे हम लोग। और बहुत कुछ जानना है हम लोग को सर्कल के बारे में, वृत्त के बारे में, है ना। अभी तो बचा हुआ है त्रिज्या खंड बचा हुआ है, चाप बचा हुआ है ना, वृत्ताखंड बचा हुआ है ना। चलिए चलते हैं। और आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सबके पास शेयर करिए, है ना। सपोर्ट मिलता है, आप लोग को सपोर्ट चाहिए।